Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 जुलाई 2024 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्सेज को काफ़ी डिटेल से और सटीक तरीके से कवर करते हैं। वीडियो के लास्ट को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि लास्ट में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो प्रॉपर एक टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपका ब्रेन पावर भी बढ़ेगा, लर्निंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होगी। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगी। बाकी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी डेली की हैबिट है, डेली ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करेगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक पहले और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में शुरू करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है। रिसेंटली कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए। बात हो रही है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, आइए थोड़ा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यह है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। ये देखिए, यह है अरुणाचल प्रदेश, हमारा भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। ऊपर चाइना है। यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी, यारलुंग सेंगपो। जब चाइना में ये नदी बहती है तो उसको बोलते हैं यारलुंग सेंगपो। इस पे एक बड़ा डैम भी बनाया है चाइना ने, जिसका नाम है जंगमू डैम। तो ये नदी इस तरीके से आते हुए भारत में एंटर करती है और भारत में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों यहाँ पर ये एंट्री लेती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी एंट्री लेती है तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया है इसी नदी के ऊपर में, नाम रखा गया है अपर सियांग डैम। ठीक है, ध्यान रखिए, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो वहाँ के लोकल्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट चर्चाओं में है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये 11,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि सियांग नदी में बनाया जा रहा है। आपको पता होगा ये जो नदी ऊपर से आ रही है यारलुंग सेंगपो, जिसको बोलते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। इसको यहाँ पे सियांग रिवर का भी नाम दिया जाता है, ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सियांग रिवर के नाम से जानते हैं। तो इसी सियांग नदी पर यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसका नाम है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। ये जो एरिया है, यहाँ पे लोकल्स लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, उसके पीछे का रीजन है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो आदि ट्राइब है दोस्तों, ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। अब प्रोजेक्ट लगाना होगा तो इन ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, इनको हटाना पड़ेगा अपने एरिया से। तो इस वजह से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसका सारा काम किसको दिया गया है, उसके लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ साथ एक और बॉडी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। दोनों ने मिलकर साथ में दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसके टास्क को लिया है। 30 दिसंबर 2022 ये वो तारीख है जब NHPC, ये जो बॉडी है दोस्तों, उन्होंने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट की इस प्रोजेक्ट को लेकर कि ये प्रोजेक्ट हम लगाएंगे, इसकी टोटल जो कैपेसिटी होगी वो होगी 11,000 मेगावाट तक की, इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक चीज़ ये भी है, ये प्रोजेक्ट हम इसलिए भी लगा रहे हैं ताकि चाइना को जवाब दे सकें, क्योंकि यहीं पर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको अरुणाचल में हम सियांग के नाम से जान रहे हैं, बट जब ये चाइना से नदी आती है तो चाइना में इसको यारलुंग सेंगपो के नाम से भी जानते हैं। चाइना ने भी दोस्तों इस नदी पर एक बहुत बड़े साइज का प्रोजेक्ट लगा रखा है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि चाइना का जो हाइडल प्रोजेक्ट है यारलुंग सेंगपो रिवर के ऊपर में, इसी को काउंटर करने के लिए, इसी को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जहाँ पे हम चाइना को जवाब देंगे कि चाइना इस तरीके से लगाएगा प्रोजेक्ट, तो हम भी यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं अपने इसी नदी के ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों असुर कम्युनिटी के बारे में चर्चा हो रही है। ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो असुर जनजाति के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी खबरों में आ चुके हैं। कारण यह है कि असुर कम्युनिटी एक प्रकार की पीवीटीजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है दोस्तों। पीवीटीजी वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जिनकी आबादी लगातार कम होती चली जा रही है।
बाकी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। तो ये भी जो असुर कम्युनिटी है, पीवीटीजी कम्युनिटी है, ध्यान रखिएगा, एक बार इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को आज के समय पर जल्दी एक राइट्स मिलेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यहाँ पर इनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिस वजह से मामला चर्चाओं में है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोस्तों असुर कम्युनिटी के बारे में आपसे बेसिक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही छोटे साइज की ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप है जो कि ज़्यादातर झारखंड वाले राज्य में रहते हैं ये। ठीक है, झारखंड के अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, गुमला है, उसके अलावा लोहारदगा है, पलामू है, लातेहार है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये असुर जनजाति के जो लोग हैं वो करेंटली रहते हैं, ध्यान रखना है। एक छोटी माइनॉरिटी है ये, जो कि झारखंड के अलावा भी आसपास के राज्यों में रहती है। और मैंने आपको बता ही दिया ये पीवीटी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से इस असुर ट्राइब के लोगों की जो संख्या है वो टोटल 23,000 के आसपास है। ये कम्युनिटी के लोग जो है ये असुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असुर लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज है ना, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लोग काम क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे इनका खान पान चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जनजाति के जो लोग हैं ये ट्रेडिशनली आयरन स्मेल्टर्स हैं। आयरन स्मेल्टर कौन होते हैं? जो यहाँ पर जो आयरन ओर होता है दोस्तों, उसको पिघलाकर उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स को अलग करते हैं, निकालते हैं। तो उसी से यहाँ पर इनका ज़्यादातर जीवन चलता है। एक समय पर ये हंटर गैदर हुआ करते थे, शिकार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की साइड शिफ्ट हो गए और ज़्यादातर लोग करंट समय पर अभी खेती बाड़ी करते हैं इस कम्युनिटी के। उसके अलावा इनकी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जहाँ पर इस तरीके की आयरन स्मेल्टिंग को ये अंजाम देते हैं। इनको अलग एक पहचान मिली हुई है, तो आयरन स्मेल्टिंग के लिए भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि इनसे पहले जो इनके पूर्वज रह जा चुके हैं दोस्तों, वो भी इसी प्रकार की टेक्निक का यूज़ करके इस प्रकार से आर्ट ऑफ मेटल क्राफ्ट को लेकर वर्क किया करते थे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है करंट समय पर इनकी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है दोस्तों वो माइनिंग वर्क में भी है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में तो है ही, उसके अलावा खनन वाले जो काम हो रहे हैं जगह जगह पर, वहाँ पर भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। और ये इनकी जो पूरी सोसाइटी होती है असुर सोसाइटी, ये 12 अलग अलग क्लैंस में बैठी होती है, 12 इनके वंश होते हैं। ठीक है, अलग अलग बर्ड्स के, एनिमल्स के या जो अनाज के नाम होते हैं उन्हीं नामों पर ये अपने अलग अलग वंशों का नाम रख देते हैं। ये जो फैमिली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इनका अपना खुद का कम्युनिटी काउंसिल होता है, नहीं जाति पंच जिसको बोलते हैं, जहाँ पर इनके आपस के जो विवाद होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सेटल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनके आसपास के जो ऑलरेडी कई सारी ट्राइब्स उनके साथ में इनके एक पर्टिकुलर रिलेशंस भी होते हैं, तो उसको भी ये लोग मैनेज करते हैं। ट्रेडिशनली अगर आप देख पाएंगे तो इन ट्राइबल कम्युनिटी में जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर धोती वगैरह का यूज़ करते हैं। फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी सारे टैटूज़ वगैरह यहाँ पर बनवाते हैं, तो टैटूज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फीमेल्स के माध्यम से एज अ ऑर्नामेंट, यानी कि आभूषण के तौर पर। ठीक है, तो ये असुर कम्युनिटी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो अगेन देख रहे होंगे 2 आर्टिकल हैं और हम इसी तरीके से पूरे लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा टॉपिक आपको कम समय में सटीक तरीके से प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन यार ज़रूर से प्रेस करो। 2000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप प्लीज़ आप अचीव करवा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक में बात हो रही है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिसेंटली यहाँ पे दोस्तों एक जियो स्पेशल एनालिसिस किया गया जहाँ पे हमने सैटेलाइट वाली इमेजेस का यूज़ किया है। उस सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके फिर उसको सर्वे भी किया और उन सर्वे के बेसिस पे यहाँ पे हमने जो ये महाबोधि टेम्पल है दोस्तों, इस महाबोधि टेम्पल के अंदर जो बरीड वेल्थ है, यहाँ की आर्किटेक्चरल वेल्थ है, इसके प्रेजेंस के बारे में पता लगाया है। ध्यान रखिए जो महाबोधि टेम्पल है ये बोधगया में है। बोधगया बिहार के अंदर एक स्पेशल जगह है जो कि गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों हमारा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स करंट समय पर न्यूज़ में है। ध्यान रखिए हमारे लॉर्ड बुद्धा जी से रिलेटेड जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट या होली साइट्स हैं, उन 4 इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक उनके जीवन काल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट स्थल एक जगह है, वो है ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए ये वो जगह है, वो स्पॉट है जहां पर बुद्धा जी ने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था। ये जगह कहां पर है? बिहार के अंदर में। स्पेशली एक नदी है निरंजना नदी, उसी के किनारे ये जगह लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे पुराने ज़माने के ये टेम्पल्स हुआ करते थे, यहाँ पर ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ करता था, ज़्यादातर ईंटों का इस्तेमाल होता था। और उन टेम्पल्स में ज़्यादातर टेम्पल्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो
कम ही टेम्पल सर्वाइव कर पाए हैं। उन कम टेम्पल में से दोस्तों एक महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये भी है। ये पहला टेम्पल था जिसको बनाया गया था एम्परर अशोक के थ्रू 3rd सेंचुरी BC के समय पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन किस व्यक्ति ने यहां पर इसको बनवाया। उसके अलावा ये एक अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसको पूरी तरह से ब्रिक से बनवाया गया था, ईंटों से बनवाया गया था, और ये अभी तक यहां पर अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो स्टोन्स का यूज़ किया गया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसी मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर साल 2002 में कवर किया गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत भी यहाँ पर इसको एक रिकग्निशन, एक पहचान दी जा चुकी है। प्रेजेंट जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर 50 मीटर का हाई ग्रैंड टेम्पल बनाया गया है। 6 अलग अलग बहुत पवित्र जगह हैं जो कि यहाँ पर रिलेटेड है हमारे बुद्धा जी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह है, जो सबसे पवित्र जगह है, वो है बड़े साइज का ये बोधि ट्री। आप ज्यादातर जगह पर देखते होंगे गौतम बुद्ध जी का जो फोटो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये जो पेड़ है दोस्तों एक बहुत बड़े साइज का बोधि ट्री है। और ये जो ट्री है दोस्तों कह सकते हैं कि करंट समय पर यानी आज के समय पर ही मंदिर के पास वो ट्री प्रेजेंट है, लेकिन वो जो ट्री है जो मंदिर के पास प्रेजेंट है उसी पेड़ के जो पूर्वज वाले पेड़ थे उन्हीं के पहले जो वहीं पर पेड़ प्रेजेंट था उसी के नीचे गौतम बुद्ध जी ने यहां पर बैठकर एनलाइटमेंट को हासिल किया था। ठीक है, तो ये है एक बेसिक फैक्ट इस ट्री से रिलेटेड। फिर बात आती है यहां पर इस मंदिर के इस टेम्पल के बारे में। टेम्पल में कई सारे टावर्स यानी जो शिखर होती है, चोटियां होती हैं, वो आपको नजर आएंगी। इस टेम्पल के अंदर में जो येलो सैंड स्टोन होता है ना दोस्तों, उस येलो सैंड स्टोन का यूज़ करके गौतम बुद्ध का एक बड़ा स्टैचू बना हुआ है जिसको शीशे में कवर किया गया है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे बात हो रही है रोजवुड ट्री के बारे में। ये पेड़ चर्चाओं में है हाल ही में। जो साइट्स नाम की बॉडी है इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो साइट्स ने रिसेंटली यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं अपने मेंबर्स के लिए, और उसमें मेंशन किया है कि भाई यहाँ पर जो रोजवुड है, इस प्रकार की जो लकड़ियां हैं उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसको सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, व्यापार किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से रोजवुड ट्री चर्चाओं में है। रोजवुड बेसिकली यहाँ पर एक कमर्शियल टर्म है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर इस तरीके का पेड़ है जो कि लेग्यूमिनोसे फैमिली से बिलोंग करता है, और इस पेड़ के यूज़ कई सारी जगह पर हैं। इस पेड़ के डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये पेड़ दोस्तों जगह जगह पर, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया हो गया, पापुआ न्यू गिनिया हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गए, उसके अलावा फिलीपींस हो गया, सबा, इंडोनेशिया और मलेशिया नाम की जगह हो गई, इन सभी जगह में दोस्तों यहाँ पर ये रोजवुड ट्री पाया जाता है। अब रोजवुड ट्री में भी इसके 2 स्पीशीज हैं। एक तो है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन रोजवुड, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है दलबर्गिया सिसो। तो ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाला पेड़ है, बहुत हार्ड, डेसिडियस और थोड़ा सा रेडिश कलर का आपको ये पेड़ देखने को मिलेगा, जो कि हिमालय वाले रीजन में उगाया जाता है। और केवल भारत में ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया के ईस्टर्न साइड में भी देखने को मिल जाएगा। ये पेड़ काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, इनकी पत्ते जो होते हैं थोड़े से लेदर जैसे होते हैं, है ना, पिंक कलर के फ्लावर्स इन पेड़ों पर निकल कर आते हैं। और ज़्यादातर नदियों के किनारे यहाँ पर ये वाले पेड़ ग्रो करते हैं। इनकी जो हाइट है, इनके एलिवेशन वो लगातार ग्रो हो सकता है लगभग 4600 फीट तक। तो ये बात हो गई है इंडियन रोजवुड की। इंडियन रोजवुड में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यहाँ पर यह है पहला, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर होता है दोस्तों दलबर्गिया लैटिफोलिया, इसका नेम है ईस्ट इंडियन रोजवुड। तो इंडियन रोजवुड में 2 स्पीशीज कौन कौन सी, एक तो ये वाली हो गई, एक तो यहाँ पर फिर दूसरी ये वाली हो गई ईस्ट इंडियन रोजवुड, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम्स अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो ईस्ट इंडियन रोजवुड को अलग अलग नेम से भी जाना जाता है, जैसे ब्लैक रोजवुड, बॉम्बे ब्लैकवुड, इंडोनेशियन रोजवुड, मालाबार रोजवुड। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इन पेड़ों को अगर हम देखें दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो इंडिया के साथ साथ नेपाल, अंडमान आइलैंड्स, मलय पेनिनसुला, इंडोनेशिया, हिमालयाज, चाइना, मलेशिया, इन सभी जगह पर ये देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन पेड़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर के अंदर। जो आपकी कुर्सी, टेबल, सोफ़ा जो होता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं इस पेड़ से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, पियानो, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। कई सारी जगह पर डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। तो ध्यान रखिएगा, साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। व्यापार आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन होंगे, लेकिन फिर भी आप इस लकड़ी का व्यापार कर पाएंगे। तो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है।
इसका कवरेज। साइट्स क्या है ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है अभी आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों देखा, फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। जो भी अलग अलग यहाँ पे जानवरों की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उनके व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है ये पर्टिकुलर साइट्स। नाउ इस बॉडी को यहाँ पे दोस्तों लाया गया था 1973 में और इसने वर्क करना शुरू किया 1975 में। जब बात आती है इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 184 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि इसका हिस्सा है। और यहाँ पर सारा का सारा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको रेगुलेट किया जाता है लगभग 38,000 स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज के अंदर, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, अब बात आती है सेक्रेटेरिएट की। तो ये जो यहाँ पर साइट्स का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, सॉरी हेडक्वार्टर कह रहा हूँ, ये यहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर वैसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वो बॉडी कौन सी है, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर इसको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे बात हो रही है क्रोमियम के बारे में। आपने थंबनेल भी देखा होगा, तो रिसेंटली क्रोमियम के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हुए हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अब आर्टिकल्स क्या क्या पब्लिश हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम की बॉडी है, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड को ऑर्डर दिया है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि जो ओडिशा के अंदर में सुकिंदा नाम की वैली है, इस घाटी के अंदर जो पानी है दोस्तों उसमें क्रोमियम मिल चुका है और वो क्रोमियम इंसान के लिए घातक हो सकता है। उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करें आने वाले 4 सप्ताह में। ये इस वजह से दोस्तों क्रोमियम चर्चा में है कि क्रोमियम क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है, जिसको लेकर ये रिपोर्ट बनाने की बात की गई। तो दोस्तों क्रोमियम इस तरीके से सिल्वर कलर का मेटल नजर आएगा जो कि एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, चट्टानों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, मिट्टी में, वॉल्केनिक डस्ट जो होती है प्लस गैसेस जो होती हैं, उन सभी जगह पे क्रोमियम पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड, ठोस, ग्रे कलर का सॉलिड होता है और इसका चमक आप देख पाओगे मेटेलिक टाइप की आपको नजर आएगी। क्रोमियम के बारे में और बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए क्योंकि आपको प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक के पोर्शन को भी टैकल करना होता है। तो क्रोमियम का साइंटिफिक नेम है एटॉपिक नंबर है इसका 24। ठीक है, बाकी इसका सिंबल है Cr। अब आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो क्रोमियम के अपने आप में 2 फॉर्म होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है ट्राइवेलेंट कोरियम, और जो ट्राइवेलेंट क्रोमियम होता है ये इंसान के लिए सेफ होता है, इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है हेक्सावेलेंट क्रोमियम। हेक्सावेलेंट क्रोमियम इंसान के लिए जहर माना जाता है, ध्यान रखिए। दोनों के बीच में फर्क है, एक सेफ है और दूसरा बहुत ज्यादा खतरनाक जहर है। और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं दोस्तों। यहां पे अगर आप देख पाएंगे जब इसको बर्न किया जाएगा तो ये ग्रीन कलर का यहां पर जो क्रोमिक ऑक्साइड है उसको फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन में दोस्तों ये अस्थिर हो जाता है, ऑक्सीजन को झेल नहीं पाता। ऑक्सीजन में इसके अंदर में एक इनस्टेबिलिटी सी नजर आती है। और एप्लीकेशन की बात करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है इस क्रोमियम का इस्तेमाल कहां पे होता है, तो इसका यूज हमारे आयरन, स्टील और दूसरे नॉन फेरस एलॉयज के अंदर किया जाता है ताकि इसको आयरन की ताकत को बढ़ाया जा सके, स्टील की जो उसके अंदर ठोसपना होता है उसको बढ़ाया जा सके। अगर हम आयरन के अंदर में कह सकते हैं जंक को लगने से रोकना है तो यहाँ पर क्रोमियम का यूज होता है, क्योंकि क्रोमियम मैंने बोला ना ऑक्सीजन के अंदर अनस्टेबल है, तो एक पतली सी लेयर बना देता है, ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो मेटल इसके नीचे प्रेजेंट होगा उस लेयर के नीचे वो प्रोटेक्टिव रहेगा। तो क्रोमियम से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कोई जंक नहीं लगेगा, आराम से यहाँ पे उस पर्टिकुलर मेटल को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बाकी क्रोमियम का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील को बनाने में भी किया जाता है। आप देख पाओगे स्टेनलेस स्टील पे जंक नहीं लगती है, तो उसमें भी क्रोमियम का यूज़ होता है। नॉन फेरस एलॉयज का भी बनाने में यहाँ पर क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट यूजेस यहाँ पर हैं, बट मेन यूजेस आपको यही नजर आएंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि अभी बात ये हो रही है ओडिशा के अंदर में जो सुकिंदा वैली है दोस्तों, इस घाटी के अंदर जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, उस ग्राउंड वाटर के अंदर क्रोमियम का पता लगाने के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। इस वजह से ये चर्चाओं में है। क्रोमियम क्या है डिस्कस कर लिया, थोड़ा सुकिंदा वैली के बारे में जान लेते हैं। सुकिंदा वैली दोस्तों वो घाटी है जो कि ओडिशा के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, इस घाटी में 97% इंडिया का क्रोमाइट और डिपॉजिट्स करंट समय पर प्रेजेंट है, यानी दुनिया का एक बड़ी जगह है जहां पर बहुत सारा क्रोमाइट और माइंस प्रेजेंट है, जहां पे क्रोमियम प्रेजेंट है आप कह सकते हैं। यहाँ पे 70% जो सरफेस वाटर है और 60% जो ड्रिंकिंग वाटर है, इन सभी चीजों में हेक्सावेलेंट क्रोमियम प्रेजेंट है। और यहीं पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बताया था ना मैंने, क्रोमियम 2 फॉर्म में आते हैं, एक है ट्राइवेलेंट और एक है हेक्सावेलेंट। तो हेक्सावेलेंट वाला क्रोमियम दोस्तों जहर है, एक प्रकार का टॉक्सिन है ये।
तो वही बोला गया कि इस घाटी में जो ज़्यादातर पानी प्रेजेंट है उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम प्रेजेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इस पानी को ट्रीट करके ही प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से क्रोमियम को अलग कर दिया जाए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना यहाँ पर बात हो रही है खर्ची पूजा के बारे में। रिसेंटली खर्ची पूजा काफ़ी चर्चाओं में आया। अब जानते हैं चर्चाओं में क्यों आया। क्योंकि हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा राज्य के सभी लोगों को बधाइयाँ दी, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल ओकेजन है ये खर्ची पूजा। आइए बात करते हैं इस खर्ची पूजा में क्या होता है। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा मेन फेस्टिवल, मेन त्यौहार माना जाता है त्रिपुरा के अंदर में। इसको कब परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली यहाँ पर जुलाई से अगस्त के महीने में, जो हमारा आषाढ़ का महीना होता है, जो अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, स्पेशली इस दौरान यहाँ पे इस खर्ची पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी बेसिस पर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के सभी लोगों को ये बधाइयाँ दी है, क्योंकि स्पेशली त्रिपुरा में ही यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये खर्ची पूजा है दोस्तों, ये जो वर्ड है ना खर्ची, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, खर और ची। खर का मतलब है खतरा या फिर पाप, ची का मतलब है साफ करना, क्लीन करना। तो अपनी गलतियों को यहाँ पर पूरी तरह से साफ करना, उसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये जो फेस्टिवल है, ये पूजा जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। आषाढ़ के महीने में यहाँ पर इस पूजा को किया जाता है, स्पेशली जो शुक्ल अष्टमी डे होता है उस दौरान। और ध्यान रखिए इस पूजा में 14 गॉड्स को, यानी 14 हमारे भगवान है जिनकी पूजा की जाती है हमारे रॉयल प्रीस्ट के माध्यम से, जिनको बोलते हैं चांताई। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाला फोटो आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जो मूर्तियाँ रखी हैं, 14 भगवानों की मूर्तियाँ रखी हैं। और जो मूर्तियाँ, ये कंप्लीट मूर्तियाँ नहीं होती हैं, इसमें केवल फेस होता है, चेहरा होता है, जैसा आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा इस खर्ची पूजा के दौरान। तो ये जो पूजा है 7 दिन तक चलती है, और जैसे मैंने बोला 14 भगवानों का यहाँ पर पूजा जाता है, जिसको बोलते हैं चतुर्दश देवता टेम्पल। वहाँ पे इस प्रकार का टेम्पल भी नजर आएगा। खर्ची पूजा के अंदर में जो हमारे देवताओं का शरीर होता है वो फुल बॉडी नहीं होती है, बता ही चुका हूँ, केवल हेड, केवल सर होता है, जिसको यहाँ पर पूजा जाता है। और इस पूजा के दौरान यहाँ पे जो ये 14 भगवान हैं दोस्तों, इनको मंदिर से लाया जाएगा, निकाला जाएगा। एक नदी जो होती है सैदरा नदी, वहाँ तक लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर स्नान करवाते हैं, और स्नान करवाने के बाद में वापस मंदिर लेकर आते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं इस पूजा के दौरान। ये जो पूरा पूजा है दोस्तों, ये जो फेस्टिवल, इसके कस्टम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है त्रिपुरा के ट्रेडिशन से, जो लंबे समय से त्रिपुरा में चला आ रहा है, उसी से ही रिलेटेड ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रिलेवेंट है। बात हो रही है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिसेंटली चर्चाओं में था, मैंने बोला था भैया एक बार मैप में देख लेना। चलिए बात करते हैं ये चर्चाओं में क्यों है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर अभी समर ही बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे ठंडी जगह पर घूमने भी जा रहे हैं। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख वाले रीजन में है, जहाँ पे ठंड रहती है। तो इस समय पर लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने की वजह से दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंदर में इंक्रीमेंट नजर आया, जिस वजह से चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। तो ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख के रीजन में। ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर चांगथांग प्लेट्यू नाम की जगह है, वहीं पर ये लोकेटेड है। ये जो पर्टिकुलर जगह है दोस्तों, ये कवर करता है ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा एरिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, यहाँ पे कुछ अलग अलग झीलें पाई जाती हैं। सो मोरिरी झील का नाम आपने सुना होगा, पेंगोंग सो, सोकर लेक, ये सारी झीलें दोस्तों यहीं पर प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से भी ये पर्टिकुलर सेंचुरी रेलिवेंट है। और ये जो चांगथांग रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पर कई सारी पैस्टरल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर अपने जो भेड़ वगैरह हैं उनको यहाँ पे चारा चरवाती है ना। स्पेशली चांगपा ट्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। चांगपा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो लद्दाख में पाई जाती है। ये क्या करते हैं, जो याक होती है, भेड़ होती हैं, बकरियाँ होते हैं, उनको ये पालते हैं, उनको यहाँ पर घास चरवाते हैं। तो इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया गया है, पेस्टोरल कम्युनिटीज़। ये जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म का कल्चर सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट विलेज भी यहीं पे है, जिसका नाम है कारकोज विलेज। कारकोज गांव दुनिया का हाईएस्ट विलेज यहीं पर है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और जाते यहाँ पर कारकोज जो मठ है, मोनेस्ट्री है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बाकी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज मिल पाई जाती हैं, वो आपको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फाइनली आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपने हर एक चीज़ों को कितने अच्छे से सुना है और कितने अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आपका टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी मेमोरी पावर को चेक किया जाएगा। तो एक एक करके पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर बताऊंगा, जिससे आप उनको रीमैच कर सको, देख सको कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं।
और जो भी आपका स्कोर होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है मां बोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट से बताना है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यह बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल है जो कि बुद्धा जी से रिलेटेड है, लेकिन यह स्थल कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि महाबोधि टेम्पल, इसका फर्स्ट टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है, यह बनाया गया था एम्परर कनिष्का के थ्रू लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में। तो देखते हैं आपको कितना याद है दोस्तों। दोनों में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, या B2 ओनली, या C दोनों सही है, या फिर D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है असुर कम्युनिटी के बारे में। तो असुर कम्युनिटी स्पेशली कौन से राज्य में रहती है, आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, B झारखंड, C असम, या फिर D मध्य प्रदेश। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग और भी इजी, बात हो रही है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये एक प्रकार का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए असम, B सिक्किम, C अरुणाचल प्रदेश, या फिर D नागालैंड। बताइए। 3 क्वेश्चन तो हो ही गए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन रोजवुड के रेफरेंस में अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट से बताना है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडियन रोजवुड है ये ज्यादातर ग्रो किया जाता है नदियों के किनारे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है इंडियन रोजवुड को। तो बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है क्रोमियम के बारे में। तो क्रोमियम के रेफरेंस में फिर से आपके सामने 2 स्टेटमेंट से बताइए, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो क्रोमियम है दोस्तों, ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि हमारी चट्टानों में, एनिमल्स में और प्लांट्स में पाया जाता है। और ये जो क्रोमियम होता है ये ऑक्सीजन के अंदर अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही, या फिर D दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा, बात हो रही है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, B लद्दाख, C अरुणाचल प्रदेश, या फिर D पंजाब। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन, आज ज्यादातर वन वर्ड वाले ही क्वेश्चन है। खर्ची पूजा ये सेलिब्रेट की जाती है कौन से राज्य में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, B बिहार, C झारखंड, या फिर D त्रिपुरा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखना शुरू करते हैं। आखिरी वाले प्रश्न से दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में कौन से राज्य में। तो सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर D त्रिपुरा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। अगेन ऑप्शन नंबर B लद्दाख में लोकेटेड है। फिर आपसे पूछा गया क्रोमियम को लेकर बताइए, 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है कि हाँ क्रोमियम नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, चट्टानों, एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है, प्लस ऑक्सीजन के अंदर में ये अनस्टेबल हो जाता है। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया रोजवुड के बारे में बताइए, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। यहाँ पर भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रोजवुड आपको मेनली स्पेशली जो रिवर बैंक एरियाज है वहां पर देखने को मिलेगा, और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में इसको कवर किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C अरुणाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछा गया असुर कम्युनिटी जो है ये कौन से राज्य में रहती है प्राइमरीली। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनकी जनजातियाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर B झारखंड के अंदर में रहती हैं। फिर आपसे पूछा गया महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला कि ये जो होली साइट है दोस्तों, ये पवित्र स्थल जो है ये गौतम बुद्ध जी के जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये पवित्र स्थल क्या उत्तर प्रदेश के सारनाथ में लोकेटेड है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सारनाथ में नहीं है ये। बताइए कहाँ पर, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, देखते हैं कितना याद है आपको। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इसका फर्स्ट टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है बनाया गया था एम्परर कनिष्का के थ्रू 3rd सेंचुरी बीसी में। नहीं दोस्तों, एम्परर अशोका के थ्रू, ना कि कनिष्का के थ्रू। दैट इज वाई दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन नंबर D नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज का डिस्कशन, और ये हो गए सारे क्वेश्चन। आई होप मजा आया होगा। तो क्या स्कोर आया है बताइए फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।